जस्टिस। अगर हम प्लेटो के जस्टिस को हमने शायद बता दिया, पहला देयर इज जस्टिस इन नेचर। अच्छा, एक बात आपको हो सकता है कि जो थोड़ा सा हैरानी एक बात को हो रही हो कि बार बार हम कहते हैं कि विचार सच है, शुभ का विचार है, तो आपके मन में होगा क्या, ये तो बताया नहीं। यही प्रॉब्लम है विचार के साथ, यही प्रॉब्लम है विचार के साथ। ये प्रॉब्लम है कि इट इज मिस्टिसिज्म। जब कोई कहता है कि ईश्वर का विचार आज तक कोई दिख नहीं पाया, तो जब भी हम कहते हैं कि विचारों की दुनिया की कोई कल्पनाशीलता की बात है, वी कान प्रूव इट साइंटिफिकली कि व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, तो ये प्रॉब्लम है, मिस्टिसिज्म हो जाता है। इसलिए जो फिलोसफर हैं कभी है उनको साइंटिस्ट बिल्कुल महत्व नहीं देते। जो साइंटिफिक किस्म के लोग हैं, अब कोई साइंस का व्यक्ति, फिजिक्स केमिस्ट्री का व्यक्ति देखेगा तो कहेगा ये तो कहानी बता रहा है, प्लेटो है, रोमांटिक फिल्म है कोई, ऐसा नहीं लगता आपको? तो जैसे कोई रोमांटिक फिल्म देखते हैं वैसे दुनिया में होता थोड़ी, फिल्म देखने जाइए 3 घंटे में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और यहाँ 30 साल लगा दिए कुछ नहीं हो पाया। तो रियल लाइफ में और इमेजिनरी लाइफ में बड़ा फर्क होता है। एंड प्लेटो इज जस्ट लाइक करण जौहर, ऐसा रोमांटिक विचार दे देता है कि ऐसा लगता है न्याय हो जाएगा, आइडियल स्टेट हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों को ऐसी असुविधा हो रही हो उनको बता दें कि इज नॉट साइंटिफिक, इट इज इमेजिनेशन, यूटोपिया। लेकिन मानवता के लिए ऐसे इमेजिनेशन आवश्यक है, क्योंकि आपको बता दें अगर हर चीज साइंस से ही आप देखेंगे तो फिर वी कान टॉक अबाउट द मॉरलिटी। तो मॉरलिटी का प्रिंसिपल फिर तो अच्छाई की बात, भाई गांधी कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइए तो लिखा होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स, सत्य में वो जयते। गांधी बाबा के पीछे लिखा होता है, जबकि वहीं पे रियल में कुछ और हो रहा होता है। लेकिन आप याद रखिए, दूसरी बात है कि वाई वी आर स्टडिंग प्लेटो, अब दुनिया में बड़े ही परिवर्तन हो गए। इट्स ट्रू दैट वी आर सेंडिंग द चंद्रयान, द चंद्र मिशन, वी आर सेंडिंग द चंद्र मिशन in the sky. So in 21st century, this is a century of a science, even WhatsApp, information technology, lots of things have been changing from Greek age till now. तो ग्रीक जमाने से वर्तमान तक दुनिया में बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन एक चीज का मायने अभी भी एक है, वही एक रहेगा कि वर्ड शुड बी लाइक अ गुड ह्यूमन बींग। इसका मतलब चेंज होने नहीं जा रहा है। अच्छा बताए, 5000 साल पहले हमारी 3 आंख थी, अब 2 हो गई। 5000 साल पहले ये कहा जाता था झूठ बोलना चाहिए, अब लोग कह रहे हैं सच बोलना चाहिए। इसलिए फिलोसफर्स आर यूनिवर्सली वैलिड, ये कारण है। एक मामले में दुनिया में बड़े चेंज हो रहे हैं, बट दैट चेंज इज मेयरली साइंटिफिक, मेटलिस्टिक। अच्छे मानव होने का मतलब आज भी वही है, बल्कि आज प्लेटो की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज लोग साइंस से ज्यादा परिचित हैं, गैजेट्स की दुनिया है। और आने वाले समय में केवल साइंस ही लोग पढ़ेंगे, मानविकी विषय धीरे धीरे, और मानविकी विषय में भी साइंटिफिक अप्रोच हमने अपना ली है, तो वो स्पिरिट रही नहीं। इसलिए वी स्टडिंग प्लेटो, तो इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। हाँ, मिस्टिसिज्म तो ही है, जब हम ईश्वर की बात करेंगे, विचार की बात करेंगे, इट्स नॉट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मिस्टिसिज्म है। तो देयर इज जस्टिस इन नेचर, प्रकृति में न्याय है। अभी आपको मैं सवाल जो भी आपने देखा होगा देख लूंगा। तो देयर इज जस्टिस इन नेचर। दूसरा, देयर इज जस्टिस इन सोसाइटी, इसी की बात हम कर रहे थे। और सोसाइटी में कैसे जस्टिस होगी? देयर आर 3 क्लासेस ऑफ सोसाइटीज, समाज के 3 वर्ग हैं। पहला फिलोसफर किंग है, दूसरा सोल्जर्स हैं, तीसरा उत्पादक हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि इन 2 क्लास को मिलाकर कहा जा सकता है इट इज गार्डियन क्लास, ये संरक्षक वर्ग है। इन 2 क्लास को मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं ये गार्डियन क्लास है, ये संरक्षक वर्ग है। तो ये प्लेटो का समाज होगा। तो कल हमने इसमें कुछ बातें आपको बता दी थी कि सबके काम अलग अलग हैं।
एंड नो क्लास विल इंटरफियर इन द फंक्शन ऑफ अदर्स। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये बात अगर अब भारतीय दर्शन में, तो ने पहले कहा, ये बात भारतीय दर्शन पहले की गीता में कहा गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यानी अपना कर्तव्य पालन करते जाना, उसमें मृत्यु भी अच्छी है, लेकिन दूसरे कर्तव्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति का निश्चित कर्तव्य होगा, हर व्यक्ति के निश्चित कार्य है, यही तो है जस्टिस। अब इसी को हम जितना एक्सप्लेन करना चाहे उतना एक्सप्लेन कर ले। कैसे? सवाल है कि जस्टिस होगा कैसे? जस्टिस मतलब बैलेंस। ये तीनों लोग किसके लिए काम करेंगे? राज्य। इसका मतलब है प्रोड्यूसर क्लास का अपना हित होगा या समाज का हित होगा? जैसे जब हमने कल बताया था कि राज्य ऑर्गेनिक है, अंगिक है, तो जैसे हमारा शरीर है, आवर बॉडी इज लाइक ऑर्गन, तो हमारे शरीर का महत्व ज्यादा है हमारे पार्ट्स का, शरीर के हाथ का, पैर का? बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट और पार्ट्स? होल इज मोर इंपॉर्टेंट और पार्ट? भाई लॉजिकल रीजनिंग कभी भी आप पढ़ेंगे, शरीर का महत्व ज्यादा है शरीर के अंगों से। बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स पार्ट। इसलिए बॉडी क्या है? पूरा राज्य। अंग क्या है? इसलिए ये राज्य है, या इसको मानव जैसी उपमा दी गई। इट्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जब हम राज्य को मानव जैसी उपमा दे देंगे, तब इसी राज्य को कहते हैं इट इज ऑर्गेनिक स्टेट। आंगिक राज्य, कल हमने शब्द का प्रयोग, आंगिक राज्य। आंगिक का मतलब है राज्य मानव जैसा है, मानवीय शरीर जैसा है। और ये बात आप जानते हैं, मानव प्राकृतिक है कृत्रिम है? प्राकृतिक है। तो राज्य कैसा होगा? प्राकृतिक। इसका मतलब है स्टेट इज ऑर्गेनिक स्टेट पहला। और ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब है राज्य के प्रत्येक अंग वैसे एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग हैं। ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब है राज्य के प्रत्येक अंग वैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं, जैसे शरीर के अनेक अंग एक दूसरे से अलग अलग हैं, वैसे राज्य के अंग हैं। लेकिन सारे अंग शरीर की भलाई के लिए काम करते हैं। अब बताइए, हाथ के काम अलग हैं, पैर के काम अलग हैं, लेकिन हाथ पैर को पीटने लगे, तीनों अंग में समन्वय होना चाहिए, तभी तो हेल्दी बॉडी रहेगी। वैसे तीनों क्लास में समन्वय होगा तो क्या होगा? न्याय। जब तीनों वर्ग में समन्वय सामंजस्य हो जाए तो क्या होगा? न्याय। ये न्याय, समन्वय, सामंजस्य। हर वर्ग अपना काम करेगा तो करप्शन होगा? होगा ही नहीं। और सोसाइटी इफिशिएंट होगी, बेस्ट होगी। भाई हर व्यक्ति अपना, हर वर्ग अपना काम कर रहा है, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बेस्ट सोसाइटी होगी। और इसका मतलब है यही तो न्याय का जस्टिस। आप कहेंगे ओ माय गॉड, अभी तो हम ये जानते थे कि विधि के अनुसार दंड दे देना न्याय है। आपके मन में ये होगा, यार न्याय का मतलब सर ऐसा बता रहे हैं, हमने तो कहीं पढ़ा था कि इवन पेनलाइजिंग द पीपल आफ्टर द वायलेशन ऑफ लॉ दैट इज जस्टिस। कि अगर विधि का उल्लंघन हो जाए तब दंड दे देना, ये न्याय है। लेकिन अब देखेंगे ये दैट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। और ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने इस बात को नहीं माना, लेकिन रिपब्लिक में तो बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए हमने पहले बता दिया है, उसके न्यायपूर्ण समाज में लॉ नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। यानी अरिस्टोटल का न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा? पुलिस नहीं होगी, न्यायालय नहीं होगा। यही तो भाई, क्योंकि विधि बनेगी, पार्लियामेंट नहीं होगी। इसलिए आज का न्याय प्लेटो के जमाने के न्याय से अलग है। इसलिए उसका न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा? हर व्यक्ति नैतिक होगा, हर व्यक्ति समाज में अपने काम करेगा। अब याद रखिए, अगर हर व्यक्ति अन्ना हजारे जैसे हो जाए, हर व्यक्ति महात्मा गांधी जैसे हो जाए, पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी क्या? समाज अपने आप न्यायपूर्ण हो जाएगा। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो। यही बात हम फिलोसफर में एक ही बात तो बार बार रिपीट होगी। तो हार्मोनी, समाज में सामंजस्य बनेगा कैसे? मॉरलिटी। उसका जस्टिस का विचार लीगल है या मॉरल? मॉरल। आज का विचार क्या है? दूसरी बात,
अच्छा, आज आप संविधान में है ईच एंड एवरीवन इज हैविंग राइट। तो देखिए आज के न्याय में प्लेटो के न्याय में फर्क है। नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अभी तो जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आते हैं, विधि का शासन, संविधान का शासन, कोई विधि का उल्लंघन करेगा दंड देना, ये न्याय है। प्लेटो के हिसाब से नहीं, इट्स मॉरल, जस्टिस इज मॉरल। और सवाल ये है, आप कहेंगे यार ये मान लो अगर कल के लिए मॉरल न हो तो आपको याद दिला दे, आज के न्याय में आज का जस्टिस है माना जाता है, क्योंकि आज हम जिस समाज में है वहां हर व्यक्ति को अधिकार है। अधिकार है या नहीं है? ईच एंड एवरीवन इज हैविंग राइट। बोलने का अधिकार है। सरकार ने आधार अधिनियम बनाया, हम उच्चतम न्यायालय में चले गए, उसने कहा इट इज वायलेटिंग द राइट टू प्रिवेसी। भाई देखो ये हमारे निजता के अधिकार को उल्लंघन कर रहा है। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ फेशियल रिकग्निशन। तो लोग न्यायालय में पहुंच गए, उनका भाई हमारा चेहरा ले लोगे तुम? इट्स फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रिवेसी। मेरी मर्जी है। अब चेहरा लेने का मतलब जबरदस्ती कोई मेरा फोटोग्राफ ले ले, अब फोटोग्राफ का वो क्या करेगा दोस्त? तो लोग न्यायालय में चले गए। प्लेटो के जस्टिस में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, इट इज ड्यूटी। अधिकार होना चाहिए या कर्तव्य? इसे महात्मा गांधी ने कहा था कि हर व्यक्ति समाज में अपने कर्तव्य का पालन करने लगे, समाज में संघर्ष होगा ही नहीं। तो प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो आधुनिक समाज, आधुनिक न्याय लीगल है, प्लेटो का मॉरल है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन राइट, आधुनिक समाज अधिकारों पर निर्भर है, प्लेटो का न्याय कर्तव्य, ड्यूटी। ड्यूटी इसका मतलब है इनकी ड्यूटी क्या है? उत्पादन करते जाना। इनकी ड्यूटी क्या है? शासन करते जाना। और सच पूछिए, हर व्यक्ति समाज में अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दे, समाज में संघर्ष होगा ही नहीं। और समाज में संघर्ष नहीं होगा, दैट इज अ साइन ऑफ ए जस्ट सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज। लेकिन उसने अगली बात और कह दी, न्यायपूर्ण समाज ने होशियारी क्या की? बस एक लाइन, अब इसको हमने बताया, फिर इसी बात को रिपीट करना है। प्लेटो के न्यायपूर्ण समाज में in the Platonic concept of justice, प्लेटो के न्यायपूर्ण समाज में राज्य की एकता पर सर्वाधिक बल दिया गया है। यूनिटी ऑफ स्टेट is the most important in the Platonic concept of justice. प्लेटो के न्यायपूर्ण समाज में राज्य की एकता पर सर्वाधिक बल प्रदान किया गया है। The unity of state is most important in the Platonic concept of justice, और उसने राज्य में एकता बनाए रखने के लिए उसने राज्य में एकता बनाए रखने के लिए कहा कि संरक्षक वर्ग के पास पॉइंट नंबर 1, फॉर मेंटेनिंग यूनिटी इन द स्टेट, ही सेड दैट, राज्य में एकता बनाए रखने के लिए उसने कहा संरक्षक वर्ग के पास नंबर 1 अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी, संरक्षक वर्ग के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी, गार्डियन क्लास विल नॉट अलाउ टू कीप हिज ओन प्रॉपर्टी। पहला कंडीशन ये है, फॉर मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ द स्टेट, इनके पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। निजी संपत्ति का मतलब अपना घर, अपना बैंक अकाउंट, अपने सोने चांदी, कुछ भी नहीं होंगे।
और आज भी देखिए हमारे यहाँ सबसे अमीर क्लास कौन है? और प्लेटो ने कहा संपत्ति रखना मना। तो आप कहेंगे यार फिर खाना कैसे खाएंगे, ये रहेंगे कैसे? इनकी जिम्मेदारी है। प्रोड्यूसर क्लास के द्वारा पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, यानी गार्डियन क्लास का काम इनकी सुरक्षा करना, गार्डियन क्लास का काम इनकी सुरक्षा करना, और ये इनको खाना देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। इसे आप याद रखिए, इनके पास तो कल भी मैंने इसलिए बताया था कि प्लेटो राजा बनाना चाहता है संत। इसका मतलब है पूरे इंडिया गेट के उस अगर प्लेटोनिक राज्य के विचार को देखें, इंडिया गेट के उस पार टेंट बनाए जाएंगे, टेंट बनाए जाएंगे, उसी में जितने मिनिस्टर्स हैं सबको रखा जाएगा, पर कोई इसी टेंट में रहो, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यहाँ तो आप देखिए किसी का बंगला लंदन में है, किसी का 4,000 करोड़ रुपए का प्लॉट है। सांसदों और नेताओं की इनकम हर साल हर 5 साल में डबल ट्रिपल हो जाती है, और हम इसे दोस्तों किसकी 26 जनवरी, किसका 15 अगस्त, नेता मस्त और जनता पस्त। बताइए, ये डेमोक्रेसी है। और गलतफहमी ये है कि हम जनता जनार्दन हैं, वी आर द मास्टर। दोस्तों याद रखिए, हमारा पीएम जाता है ऊपर से, हमेशा ऊपर जाता है, और पीएम कहता है मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। चौकीदार तो प्लेटो का है। पीएम 3-3 BMW चलता है, कहां से ऐसा चौकीदार बनने का मौका सबको मिलता है? 3 BMW होती है, एक इसमें बैठता है, 2 ऐसे खाली होती है सिक्योरिटी गार्ड, किसी को पता नहीं चलता है पीएम किसमें बैठा है। 2 खाली जाती। दोस्तों हमारे पास एक टूटी सी मारुति कार है, डुक 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 करके चलती है। बेवकूफ बनाने का तरीका है, रियलिटी है। ताऊ कहता है, देखो आप देखो ताऊ क्या कहता है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट। इस दुनिया में अगर सबसे अमीर कोई चीज है पॉलिटिकल पार्टी। राहुल भैया क्या करते हैं दोस्तों? ये हैरानी की बात नहीं है। भाई हमें आजीविका चलाने के लिए, आपको आजीविका चलाने के, पेरेंट्स को आप देखिए, आपके पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते होंगे आपके अच्छे जीवन के लिए, पढ़ाई के लिए। राहुल भैया क्या करते हैं यार, कौन सा जॉब है? इस याद रखे, पॉलिटिकल पार्टी बना दी और दोस्तों सारा चंदा ले लिया, और न ये हिसाब पैसा कहां से आया पैसा। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करना, डिजिटल इंडिया, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। इस याद रखिए दोस्तों, रियल में सामाजिक न्याय देखना है, इधर देखिए, दैट इज सोशल जस्टिस। ओह माय गॉड। संपत्ति नहीं होगी, पहला संपत्ति नहीं करिए। प्लेटो ने कारण ही खत्म कर दिया, उनका देयर इज नो रीजन टू बिकम करप्ट। लोकपाल नहीं बनने की आवश्यकता है। भाई संपत्ति लोगे तब तो भ्रष्टाचार आएगा। जब सत्ता वर्ग संपत्ति नहीं रखेगा तो बताइए भ्रष्ट होने का और कोई कारण, भ्रष्ट होने का और कोई कारण रहेगा ही नहीं। दूसरा, संपत्ति नहीं रखेगा, यहां तक तो समझ में आ जाता है, अगली बात जो कह रहा है वो आपको हिला देने वाली होगी। अगला पॉइंट, उसके बाद तो आप कान पकड़ लेंगे, ना भाई मैं मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना है, राजा नहीं, मैं उत्पादक बन के रहूंगा। इसलिए उसने कहा कि उसके न्यायपूर्ण समाज में राजा बनने की मारामारी ही नहीं होगी, वही जो सोसाइटी है। और जहां हर व्यक्ति शासक बनना चाहे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है वहां पे। भाई हर व्यक्ति शासक क्यों बनना चाहता है, उसे फायदा है। अगला पॉइंट, संरक्षक वर्ग के पास अपना परिवार भी नहीं होगा। दे आर नॉट अलाउड, they are not allowed to keep his own family too. उनके पास अपना परिवार भी नहीं होगा। इसका मतलब है, आप कहेंगे ओ माय गॉड, इसका मतलब है बिना शादीशुदा होंगे ये सब, बैचलर होंगे? नहीं, बैचलर नहीं होंगे, अपना परिवार नहीं होगा। दोनों बातों में फर्क है। दे आर नॉट बैचलर, लेकिन उनकी अपनी फैमिली नहीं होगी। इसका मतलब है, आप कहेंगे इसका मतलब यार ये इनका अपना परिवार नहीं होगा, केवल उनका परिवार होगा, संख्या की कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे होंगे? नहीं, तो एक गार्डियन क्लास एक साथ रहेंगे। और इधर की इन्हीं दो बातों को उसने मिलाकर कहा है, दैट इज साइन ऑफ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा? साम्यवादी। जिस समाज में किसी के पास संपत्ति ना, गार्डियन क्लास के पास संपत्ति ना हो,
जिस समाज में इनकी अपने परिवार भी ना हो, ये साम्यवादी समाज उसने कहा। साम्यवादी का मतलब है समता मूलक। अ सोसाइटी विच इज मोर इगलिटेरियन, दैट इज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो उसने कहा भी था कि साम्यवादी समाज का मतलब समानता होगी, और समानता उसने कैसे लाई? तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा, राजा का परिवार भी नहीं होगा। उसने कहा कि जो गार्डियन क्लास होगी, गार्डियन क्लास में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए है। इसे गार्डियन क्लास एक साथ रहेगा, एक साथ रहेगा, और उन्हीं के बीच आपस में संपर्क होंगे। उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो राज्य का बच्चा होगा। ओह माय गॉड, ये क्या है? प्लेटो ने ऐसे ही कहा। उसने कहा यानी जैसे गार्डियन क्लास एक साथ रहेगा, मेल फीमेल एक साथ रहेंगे, और उनके बीच में जो संबंध होंगे उससे जो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे को न ये पिता होगा कि उनका बाप, न पता होगा कि उनका बाप कौन है, और पिता को ये पता नहीं होगा कि बच्चा कौन है। इसलिए बैचलर नहीं होंगे, अपना परिवार नहीं होगा। इसे कुछ ने कहा है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, पत्नियों का भी साम्यवाद होगा। कई लोगों ने कहा भाई संपत्ति का ही साम्यवाद नहीं, किसका साम्यवाद होगा? यानी सबकी पत्नी समान और सबकी पति समान। अब देखिए आधुनिक युग में, और एक बात याद रखिए, जिस समय 3000 साल पहले लिख रहा है, इट वॉज लाइक अ ट्राइबल सोसाइटी, नोमेडिक सोसाइटी। आधुनिक समाज में एक पति पत्नी का प्रथा चला है, पहले ऐसा नहीं था। और आज भी कई बहादुर लोग इस बात को नहीं मानते। इस वजह से उसने क्या कहा, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। और इससे वो टारगेट क्या करना चाहता था? अगला, जिसे पत्नियों का साम्यवाद भी कहा जाता है, जैसे which is also known as a communism of wives। इसे पत्नियों का साम्यवाद भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। अब आप याद रखिए, पत्नियों का साम्यवाद का इसका मतलब है गार्डियन क्लास को ये नहीं पता उनका बच्चा कौन है, बच्चे को ये पता नहीं उनका पिता कौन है। इसका मतलब है राजा के लिए उनका अपना एक बच्चा होगा, पूरी राज्य की जनता उनकी बच्ची होगी। कैन यू इमेजिन द यूनिटी इन द प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट? ऐसे ही राज्य की एकता बनेगी और साम्यवाद अपने आप हो जाएगा। अदरवाइज पुत्र मोह किसमें नहीं होता दोस्तों? हमारे राजा जनक, उनमें भी पुत्र मोह हो गया, बल्कि जो ही वाज लाइक अ सेंट। इसलिए अफेक्शन टुवर्ड चाइल्ड इज वेरी नेचुरल इन द ह्यूमन बीइंग। अपनी अपनी संतान में, अपनी संपत्ति में हमें बड़ा अफेक्शन होता है। प्लेटो ने कहा रहेगा ही नहीं। यही समाज में अज्ञानता का और गुटबंदी का, समाज में बिखराव का मूल कारण है। मूल कारण उसने समाप्त कर दिया। समाज न्यायपूर्ण बन जाएगा। तो अंतिम पॉइंट है, इसीलिए बारकर ने कहा कि प्लेटो में राज्य परिवार का विचार है। राज्य परिवार अंडरलाइन। देयरफॉर बारकर सेड दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट फैमिली इन प्लेटो। प्लेटो के विचार में राज्य का परिवार का विचार है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट फैमिली इन प्लेटो, जिसका अभिप्राय है राज्य परिवार या स्टेट फैमिली। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट आपको बता दें, ऑलवेज कंसेंट्रेट द कॉन्सेप्ट राज्य और परिवार। मतलब अभी तक तो हम ये समझते थे कि राज्य अलग है, परिवार अलग है, लेकिन प्लेटो ने पहली बार एक ऐसा विचार दिया, स्टेट फैमिली। इन्हें सवाल अजीब सी बात देखने में लगती है, स्टेट फैमिली। जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इंटायर यूनिवर्स इज आवर फैमिली।
तो प्लेटो ने वसुधैव की बात तो नहीं की, उसने राज्य की बात की। उनका इंटायर स्टेट इज और फैमिली, जिसका जिसका अभिप्राय है कि राज्य एक बृहद परिवार है, स्टेट इज लार्जर फैमिली, लार्जर फैमिली अंडरलाइन। राज्य एक बृहद परिवार है और राजा का मूल उद्देश्य समूचे राज्य की भलाई करना है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ किंग इज टू वेल-बीइंग ऑफ द एंटायर कम्युनिटी और द स्टेट। वेल-बीइंग ऑफ एंटायर कम्युनिटी और द स्टेट। अब आप देखेंगे कि समस्या है ही नहीं, तो साम्यवाद का विचार आ गया, न्यायपूर्ण समाज आ गया। और ये भी आपको याद दिला दे, ये साम्यवाद अगर आता है तो बिना शिक्षा क्या आएगा। इसे मेंस एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि न्याय का तार्किक परिणाम क्या है, एडुकेशन। यानी किसी समाज को न्यायपूर्ण बनाना है तो उसमें क्या लाना पड़ेगा, शिक्षा। ये मेंस का सवाल पूछा गया है, एक बार प्रीवियस सवाल को देखिएगा, लिखा गया है हाउ एडुकेशन इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ जस्टिस। यानी उसका न्यायपूर्ण समाज बिना शिक्षा के बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें लॉ की बात कही नहीं, पुलिस है नहीं, आर्मी है नहीं। और शिक्षा, इसका मतलब न्याय है मॉरलिटी से, एंड वी कांट थिंक अबाउट मॉरलिटी विदाउट एजुकेशन। इसलिए न्याय है, शिक्षा है। दूसरी बात, अब अगर राजा का अपनी संपत्ति, फिर कल वाली बात को यहां जोड़ दें, राजा की अपनी संपत्ति नहीं होगी, राजा का अपना निजी परिवार नहीं होगा, इसका मतलब है दैट इज ए टेंडेंसी ऑफ कम्युनिज्म। तो राजा को निजी संपत्ति या परिवार से वंचित किया गया है, या राजा को लेने की इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? किंग इज नॉट विलिंग टू कीप इन ओन फैमिली एंड प्रॉपर्टी। वंचित नहीं किया गया है, इच्छा ही नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? रीजन, उसे ज्ञान हो गया, वो गुफा से बाहर आ गया, उसे सच्चाई का पता चल गया, इसलिए उसने कहा भाई अब हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। एक कॉन्सेप्ट दूसरे से अपने आप जुड़ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कभी बुक वगैरह की जिसने पढ़ा होगा, तो बुक लिखने का तरीका अलग होता है। जहां शिक्षा है केवल शिक्षा रहेगा, न्याय है कि एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। जो जैसे बुक में आप देखेंगे न्याय है, तो उसमें पहले जिसने कभी किताब पढ़ा होगा उसकी बेचैनी लग रही होगी, उसने सोचा कि यार ये तो सर ने बताया नहीं कि प्लेटो ने पहले सोफिस्ट की आलोचना कैसे की, फिर न्याय का विचार कैसे लाया। एंड दैट इज सेकेंडरी पॉइंट इन प्लेटो। वहां आगे आपको बता देंगे, जैसे किताबें लिखी जाती हैं वैसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाते, और हम आपको वैसा बताने का प्रयास करते हैं जैसे एग्जाम में। हम इसलिए रेफरेंस देते हैं, भाई ये सवाल आया है, ऐसे आप देखो। इसलिए कभी भी अगर आपको उसको प्लेटो का शिक्षा सीधा पूछ दिया जाए, दे विल नेवर आस्क। भाई फिर उसमें समझने की बात क्या रही? फिर तो आपने रट लिया, भाई किताब में रट लिया, ये पॉइंट वहां जाके छाप दिया। अब कभी आपने देखेगा दार्शनिक राजा का विचार नहीं पूछता, वो कुछ ट्विस्ट करेगा, रिलेट करेगा एक पार्ट को दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, और हर चीज फिलॉसफी में जुड़ी हुई है। तीसरा, न्याय का जो अगला पार्ट है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जस्टिस, व्यक्ति में न्याय कैसा है। जस्टिस इन इंडिविजुअल, हाउ इट इज जस्टिस इन इंडिविजुअल। अच्छा, समाज का न्यायपूर्ण होना अलग बात है, आपका न्यायपूर्ण होना अलग बात है। आर यू जस्ट और अनजस्ट? आप न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है? आप अन्यायी हैं? ओ माय गॉड, आप न्यायी हैं या अन्यायी हैं? धीरज क्यों बोल रहे हैं? ये न्यायी है, मुझे तो यही लगा कि आप लोग न्याय करने वाले हैं। भाई यू आर हैविंग रीजन। लेकिन याद रखिए,
हर व्यक्ति में 3 टेंडेंसी है और मैं मान के चल रहा हूं जो यहां बैठे हुए हैं दे आर ऑल हैविंग रीजन, उनमें करेज और एपेटाइट नीचे है। वैसे जो लोग पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं उनमें तो करेज होना चाहिए। तो आपको याद दिला दें, आप न्यायपूर्ण है तो अब सवाल है कि व्यक्ति में न्याय कैसे होगा। व्यक्ति का एसेंस क्या है, बॉडी और सोल। और फिर आप जानते हैं कि वही बात आ जाती है, मिस्टिसिज्म फिलोसफर है, मॉरलिटी की बात करता है। तो व्यक्ति का मूल क्या है, बॉडी नहीं सोल। क्योंकि बॉडी क्या है जो दिखती है, सोल क्या है जो रियल है। बॉडी क्या है जो परिवर्तनशील है, सोल क्या है अपरिवर्तनशील है। अब देखिए फिर मिस्टिसिज्म में पैदा होता, आप कहेंगे मुझे सोल देखना है, मुझे दिखाओ, मुझे सोल दिखाओ। डॉक्टर ने भी बॉडी कितने ऑपरेशन किया तक सोल नहीं मिल पाया, लीवर मिला। आता तो आज का तो सब ट्रांसप्लांट हो जाती है, पूरी बॉडी खुल जाती है दोस्त। कभी किसी डॉक्टर दे आर नेवर एबल टू डिस्कवर द एलिमेंट लाइक सोल। लेकिन अब प्लेटो ने भी फिर इसी मिस्टिज्म की बात तो है, आत्मा कहाँ है वो रहस्य है। अब आत्मा के 3 एलिमेंट हैं। व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोल, रीजन, करेज और एपेटाइट, वासना, विवेक, साहस और वासना। विवेक, साहस और वासना, हर व्यक्ति में 3 गुण है ये। ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग ऑल दीज 3 एलिमेंट्स। इसलिए अब न्याय क्या क्या कहा गया है, जिसमें विवेक हो उसका कर्तव्य क्या है, शासन करना। जिसमें करेज हो उसका कर्तव्य क्या है, और जिसमें वासना उसका कर्तव्य क्या है, दैट इज जस्टिस। तो जस्टिस क्या है, व्यक्ति की आत्मा के 3 गुणों में समन्वय और सामंजस्य। समाज के 3 वर्गों में सामंजस्य और व्यक्ति की 3 आत्मा में। तो पहला पॉइंट, प्लेटो ने न्यायपूर्ण व्यक्ति का विचार देते हुए कहा, he propounded the notion of just person or just human being। कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना ही न्याय है। अंडरलाइन, ये रिपब्लिक उसने लिखा भी, प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना ही न्याय है। गिविंग एवरीबॉडी हिज ड्यू इज जस्टिस। प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना ही न्याय है। गिविंग एवरीबॉडी हिज ड्यू इज जस्टिस। इसलिए विवेकशील व्यक्ति को राजा का कार्य सौंपा जाना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति को राजा कार्य सौंपा जाना चाहिए। अ पर्सन हु इज हैविंग रीजन, दे शुड बी एलोकेटेड द जॉब ऑफ फिलोसफर किंग। दूसरा, जिसमें साहस है उसे सैनिक का दायित्व दे दिया जाए।
जिसमें साहस है उसे सैनिक बनना न दिया जाए। The soldiers should be courageous. Soldiers should be courageous। और तीसरा, जिसकी आत्मा में वासना प्रधान है, जिसकी आत्मा में वासना प्रधान है, Amen, the appetite is dominating element in a soul. They should be given the job of producers। जिनकी आत्मा में वासना प्रधान है उन्हें उत्पादक का कार्य देना चाहिए। इसलिए कहा गया गिविंग एवरीबडी हिज ड्यू जस्टिस, यानी देखिए अगर समाज में सभी व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार काम करेंगे तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा। व्यक्ति अनजस्ट कब होगा? जब उसमें रीजन कम है और शासन करने का काम करे, देन इज अनजस्ट। व्यक्ति में समस्या कब आएगी? और उसने ये बता भी दिया, आप कहेंगे भाई उसने शिक्षा के द्वारा बता दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी को जबरदस्ती कर दिया जाएगा कि नहीं आप में रीजन नहीं है। इट इज एजुकेशन। ये शिक्षा बता देगी कि एजुकेशन मीडियम विच आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ सोल। यह है तो प्राकृतिक, इसलिए हर व्यक्ति अपना मूल दायित्व का निर्वहन करेगा, कर्तव्य। इसलिए व्यक्ति की न्यायपूर्ण होने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करे, और हर व्यक्ति के स्वभाव अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे दर्शन में सत रज तम 3 ही प्रकार के तो लोग हैं, तो जो सतोगुणी है उनके स्वभाव अलग, उनका काम अलग है। इसलिए व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा तो राज्य न्यायपूर्ण होगा। अब इसी बात कहने के तरीके अलग अलग हैं। सेबाइन ने अपनी किताब में लिखा है थियरी ऑफ क्लास एंड सोल। अच्छा, ये दोनों पूरक नहीं है? जैसा यहां वैसा यहां, बहुत आप याद रखिए, जरा सोच के देखिए। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ समाज है। संस्कृत में कहावत है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बहुत ध्यान से आप देखिए, फिलोसफर का महत्व कितना होता है। आपके शरीर में वाटर का परसेंटेज कितना है? 75%। पूरे यूनिवर्स में वाटर कितना है? ये संयोग है या लॉजिकल कुछ है? जरा सोच के देखिए, पूरे धरती पर जो वाटर का रेशियो है वो हमारे शरीर में बराबर है। Isn't it the fact that we are natural? और आप याद रखिए, पूरे संसार की विशिष्टता आपको देखना हो, शरीर को देख लीजिए। दिस बॉडी इज यूनिक। और इसलिए याद रखिए, इस ईश्वर की असीम कृपा है, जिसको उसने विचार कहा, आइडिया ऑफ गुड। ये ईश्वर की असीम कृपा है। ये शरीर कहीं फैक्ट्री में बनती नहीं। जैसे प्रकृति इतनी खूबसूरत है, वैसे ही हमारा शरीर भी। इसलिए व्यक्ति से मिला के ही समाज बनता है। इसलिए न्यायपूर्ण समाज होगा तो व्यक्ति न्यायपूर्ण अपने आप होगा, क्योंकि न्यायपूर्ण समाज होगा तभी इसमें शिक्षा होगी, दार्शनिक राजा होगा। इसलिए हम बिना समाज के न्यायपूर्ण हुए अपेक्षा करें कि व्यक्ति न्यायपूर्ण हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति भी न्यायपूर्ण होगा। शर्त क्या है? शिक्षा। जो बात ध्यान देने की है, प्लेटो व्यक्ति से समाज पे नहीं आता, समाज से व्यक्ति पे आता है, क्योंकि इसके लिए इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी सोसाइटी। अब इसी को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया, केवल अलग अलग नाम दिया। जैसे क्या कहा, लिख लीजिए, इसी बात को कहा सोल। देखिए एक लाइन लिख लीजिए, इसीलिए रिपब्लिक में प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है
रिपब्लिक में प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं होता। ओक जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ पे यूकलिप्टस है, कोई भी पेड़ है, वैसे आप मान लीजिए उसमें यूनानी युग में उसने एक नाम ले लिया। स्टेट इज नॉट मेड ऑफ द ट्री ऑफ द ओक, राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं होता, अपितु व्यक्तियों के चरित्र से होता है। State is not made of the tree of oak, but it is from the character of individuals. व्यक्तियों के चरित्र से होता है। इसका मतलब क्या है? राज्य का निर्माण व्यक्ति से होता है या पेड़ पौधों से होता है? अच्छा, कई बार जोग्राफी वाले गलत समझ लेते हैं। एक बार यूपीएससी में ऐसे आया था कि व्हाई वी शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों करना चाहिए? तो लोगों ने लिख मारा कि हिमालय है, गंगा है। गंगा हमने बनाई है, हिमालय हमने बनाया है। मैं गर्व तो आप उस बात पे कर सकते हैं जो हमने बनाया है। गर्व करने लायक बात कौन है? बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, हमने बनाया है। टॉलरेंस की कल्चर हमने बनाया है, इसी बात पे गर्व करेंगे। इसे याद रखिए, जापान में आप जाके देखिए, इतना प्रॉस्पेरस देश। इंग्लैंड में आप जाके देखिए, स्विट्जरलैंड में, वो देश बहुत महान हो गए जहां नागरिकों के चरित्र बहुत ही ऊंचे हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, कोई देश कैसे महान बनता है? कोयले से, लोहे से या मिनरल से? हम क्या पढ़ते हैं? नो नो, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग कंट्री रिच। अच्छा, जापान में कौन से मिनरल हैं? जापान में कौन से मिनरल हैं? इसे याद रखिए दोस्तों, सच मानिए, जापान, इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे शासन कर लिया। कौन सा मिनरल था इंग्लैंड के पास? मिनरल, कोल, माइंस। इंग्लैंड के पास क्या था? इसे याद रखिए, किसी भी राष्ट्र को महान कौन बनाता है? कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। अगर व्यक्ति का चरित्र, कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? लालची या नैतिक? नैतिक। अपना देखने वाला, समुदाय की भलाई करने वाला। जापान में किसी ने रियल स्टोरी बताई। जापान, भाई जापान, यही प्लेटो ने कहा, यानी राज्य उतना महान होगा जितने महान व्यक्ति होंगे। जब उसने बताया कि व्यक्ति को महान कैसे बनाया जाए, तरीका बताया, लेकिन सीधा कह दिया, भाई देखिए, इसलिए आत्मा के गुण राज्य के गुण जैसे हैं, और इसलिए अगर आपको न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा, और अच्छा राज्य बनाना है, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्यक्ति का चरित्र। तो व्यक्ति का चरित्र का मतलब क्या है? फिर वही बात रिपीट है, व्यक्ति का चरित्र का मतलब है, एक लाइन में फिर यही बात जोड़ लीजिए जो पहले मैंने बताया था। यहां व्यक्ति के चरित्र का अभिप्राय नैतिक सद्गुणी व्यक्ति है। हियर कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स मॉरल एंड वर्चुअस। यहां व्यक्ति के चरित्र का अभिप्राय नैतिक और सद्गुणी व्यक्ति हैं। नैतिक और सद्गुणी व्यक्ति हैं, और जिस समाज में ऐसे सद्गुणी व्यक्ति होंगे,
वो अपने आप सद्गुणी हो जाएगा। सोसाइटी इज कंप्राइज ऑफ moral, virtuous human being. सोसाइटी इज कंप्राइज ऑफ मॉरल वर्चुअस ह्यूमन बीइंग। तो जहां व्यक्ति अच्छा वहां समाज अच्छा। अब इसीलिए आपने बहुत देखा होगा कि हम अंग्रेजों को बड़ी बुराई करते, जब तक अंग्रेज रहे कि बांटो शासन करो, बांटे, ये कर दिया वो कर दिया। 70 साल के बाद यहां क्या हो रहा है? इंग्लैंड में आप जाके, कर्नाटका में जो हंगामा मचा, 3 दिन ट्रस्ट वोट हम साबित नहीं कर पाए। इंग्लैंड की संसद में पिछले 300 सालों से कभी हंगामा नहीं हुआ है, एक दिन, नॉट अ सिंगल डे। इंग्लैंड को आप देख लीजिए। जापान के बारे में कहावत कही जाती है कि, एक स्टोरी किसी ने बताया, सच है, कोई भारतीय व्यक्ति जापान गया तो जापान में क्या है, रेलवे स्टेशन वगैरह पे कोई चीज मिलती नहीं, सामान नहीं मिलता रेलवे स्टेशन पे, बाहर मिलता है। कोई भारतीय व्यक्ति था, उसको पता नहीं, उसने सोचा स्टेशन में खा लेंगे, वो भूखा बैठ गया और बड़ा गुस्से में था, यार पता नहीं कैसा देश है, यहाँ कुछ सामान नहीं मिलता। और एक जापानीज स्टूडेंट जो क्लास 11 या 12 में था, वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था, उसने बात को सुना तो कहीं ट्रेन का स्टेशन जहां पे ज्यादा हॉल्ट था, वो दौड़ के बाहर गया, खाना ला के दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं पैसा ले लो। तो मैं कैसे बताऊंगा, मुझे पता है खाना है बाहर मिलता है, आपको पता नहीं कि स्टेशन खाना नहीं मिलते। तो उस भारतीय व्यक्ति ने कहा, पैसे लो। नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा। वो भारतीय कहने, मैं फिर खाना नहीं खाऊंगा। उसने कहा, बस एक बात आप मुझे वादा करिए कि आप मेरे देश की शिकायत बाहर जाके मत बताना कि यहाँ स्टेशन में खाना नहीं मिलता। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ध्वस्त हो गया था, धंधना कर आगे निकला। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तहस नहस। सिंगापुर 30 साल में मार्वलस चेंज। साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री इट इज। एक बार एक स्विस बच्ची दिल्ली एयरपोर्ट पे आई, कोई लेने उनको गया, वो स्विट्जरलैंड पूरी फैमिली रहती, 3 या 4 साल की बच्ची एयरपोर्ट पे आके दौड़ने लगी। तो बड़े लोग हैरान हुए, क्या चाहती है? तो उसके हाथ में टॉफी का रैपर था, उसके लिए डस्टबिन ढूंढ रही थी। उसकी आदत ही नहीं है। और स्विट्जरलैंड में क्या होता है, जब रिच एंड पुअर आर रिच एंड एवरीवेयर, तो स्विट्जरलैंड में सब लोग अमीर हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वहां अमीर का मतलब इसके पास अपना एयरक्राफ्ट है, गरीब का मतलब इसके पास छोटी कार है। वहां गरीब का मतलब है सड़क पे सो रहा है, ऐसा नहीं गरीब का मतलब है, मतलब बच्चे कहीं रैक भी कर सकते, नो, दिस इज नॉट पॉवर्टी। तो अमीर क्या करते हैं, चौराहे पर आके कुछ खिलौने रख देंगे। जो गरीब बच्चों का बर्थडे होगा तो अमीर बच्चे खिलौने रखते हैं, गरीब बच्चा आएगा एक खिलौना लेके जाएगा, सारे खिलौने लेके नहीं। दिस इज मॉरल कैरेक्टर दोस्तों। और हमारे यहाँ क्या दोस्तों है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा देखिए अपने देश की, देखो तो हमारा देश बहुत महान है सच में, लेकिन दोस्तों टॉयलेट में जो डब्बा होता है चेन से बांधा जाता है। हमारे पैसेंजर ट्रेन में दोस्तों पूरे ट्रेन में सारे शीशे निकल गए, क्योंकि पहले लिखा गया था ये आपकी संपत्ति, लोगों का भी चलो घर ले चलते हैं। इसलिए वर्चुअस ह्यूमन बीइंग मेक्स अ ग्रेट नेशन। और इसीलिए जब हमारे यहाँ 2000, अब ये बात को लिखने की बात, हमारे 2000 में जब ये हुआ, आर वेंकटरमन वाज अ प्रेसिडेंट, के.आर. नारायणन वाज अ प्रेसिडेंट इन 2000। तब ये हुआ कि अब संविधान में बदलाव किया जाए, हमारे देश में बड़ा बदलाव आ गया है। आर वेंकटरमन का संविधान में बदलाव करिए, खुद में बदलाव कब करोगे? राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, न कोई संविधान अच्छा होता है न बुरा, जहां लोग अच्छे होते हैं बुरे से बुरा संविधान अच्छा हो जाता है, और जहां लोग बुरे होते हैं अच्छे से अच्छा संविधान खराब हो जाता है। प्लेटोनिक सेंस। समाज को चलाने वाला व्यक्ति है और सब कुछ आप बदल रहे हैं, गुड गवर्नेंस कर दे रहे हैं,
टीवी लगा दे रहे हैं, राइट इंफॉर्मेशन कर दे रहे हैं। एक ही चीज को बदलना जरूरी है, किसको? न्यायपूर्ण समाज। ये तो प्लेटो ने कहा, जस्ट ह्यूमन बीइंग। अब इसी बात का नाम अलग है, अगला पॉइंट। अलग अलग लोगों ने नाम अलग अलग दे दिया, अभिप्राय एक ही है। इसी विचार को सेबाइन ने सेबाइन ने आत्मा और वर्ग के नाम से विश्लेषित किया। आत्मा और वर्ग, अंडरलाइन। आत्मा और वर्ग के नाम से विवेचित किया। सेबाइन एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ सोल एंड क्लास। इसी विचार को सेबाइन ने आत्मा और वर्ग किया है। आत्मा मानो के बजाय आत्मा वर्ग लिख दिया है। कभी आपको एग्जाम में आत्मा वर्ग की बात आ जाए, लिखना है। एक शॉर्ट नोट्स और बार बार पूछा जाता है, लिखना ही है, अगला पॉइंट है। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा, प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। State is an individual writ large, RWRIT, writ large। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये शॉर्ट नोट्स बार बार पूछा गया, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अब पीछे देखिएगा, स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। अच्छा, अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट्स आ जाए, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है, इसका मतलब हम राज्य के छोटे रूप हैं। वी आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेट एंड स्टेट इज अ लार्जर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? राज्य में 3 वर्ग, व्यक्ति की आत्मा में 3 क्लास। जैसी विशेषताएं व्यक्ति की, वैसी विशेषताएं राज्य की। जो व्यक्ति के लिए न्याय है कि व्यक्ति को अपने मूल गुण के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन पूरे समाज पर किसका नियंत्रण रहेगा? रीजन का। समाज पर नियंत्रण एपेटाइट का नहीं होगा, नहीं। एपेटाइट वाला काम अपने हिसाब से करेगा जिस समाज पे। अच्छा, आपके जीवन पर भी, अब मान लीजिए कोई उत्पादक है,